अगला मॉलिक्यूल लिए BCl3। तो तुम्हें ड्रॉ करते वक्त शेप का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिछले केस में ही देखो, अगर तुम लिनियरली ड्रॉ नहीं करोगे BeCl2 को, तुमको पता नहीं है, तो तुम्हारा वेक्टर एंगल पे तुम सोचोगे कि अच्छा रिजल्टेंट कुछ आएगा। इसलिए यहाँ पे शेप का भी इंपॉर्टेंस है, तुम कैसे ड्रॉ कर रहे हो बॉन्ड्स। तो BCl3 सब लोग जानते हो कैसा शेप होगा इसका? पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिडल कहाँ हो यार तुम? प्लेन प्लेन है। कोई लोन पेयर नहीं है बोरॉन पे। बॉन्ड एंगल कितना होगा यार? बॉन्ड एंगल 120 बिल्कुल सही, सारा एंगल 120 है। अब तुमसे पूछा गया बताओ इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा इस मॉलिक्यूल का, तो पहले तुम सारे बॉन्ड्स में देखो प्लस से माइनस की तरफ क्या करो, तीर खींचो, एरो खींचो। तो तुम जानते हो बोरॉन पे प्लस होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो ऐसा एक एरो आएगा, एक एरो ऐसा जाएगा, एक एरो ऐसा जाएगा। अब इन तीनों एरोज का रिजल्टेंट कितना आएगा तुम लोग को बताना। जीरो होगा। जीरो होगा क्यों? कि भाई जो नीचे दो है उसका रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट है, ऊपर वाले से। वेक्टर में किए भी होगा, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स 120 डिग्री पे ऐसे काम करे ना एक पॉइंट पे, उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। प्रूव भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेना वर्टिकल लेना, कंपोनेंट्स लेके देखना, कॉस्टा साइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में भी उतना ही आ रहा है, वर्टिकल में ऊपर जितना उतना ही नीचे, सारा कैंसिल होगा। तो BCl3 में म्यूनेट जो आएगा वह जीरो आएगा। इसीलिए पोलर या नॉन पोलर ये मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। बट एक बॉन्ड के बारे में बोले तो सिर्फ एक बॉन्ड पे फोकस करो भाई, बॉन्ड में तो डायपोल मोमेंट है ही, एरो तो है ही, एक बॉन्ड वैल्यू आ रहा है, बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जनरली मॉलिक्यूल पे भी क्वेश्चन आता है, बट कभी ऑप्शन में कंफ्यूजन कंपटीशन में ऐसा करता है, सबके दिमाग में याद रहता है BCl3 करते करते प्रैक्टिस नॉन पोलर ऑप्शन में देगा पोलर बॉन्ड, क्या बोलेगा BCl3 पोलर होता है, पोलर क्यों होगा? बॉन्ड बोला है तो पोलर, बोला है तो नॉन पोलर, सीधा बोले BCl3 इज नॉन पोलर, ट्रू स्टेटमेंट है, जो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अगर बॉन्ड बोले BCl बॉन्ड इन BCl3 मॉलिक्यूल इज पोलर, बिल्कुल सही बात, एक बॉन्ड तो पोलर है, तभी तो उसका एरो तुम ड्रॉ कर रहे हो एक बॉन्ड का, ठीक है, तो समझ गए वो, ठीक है। ऐसे ही सब में करना है तुमको, वैल्यू पे नहीं जाना, जीरो होगा या नहीं, रिजल्टेंट जीरो है या नहीं, नहीं है तो उसका वैल्यू कितना वो नहीं निकालना तुमको कभी से। आ जाओ जस्ट एनसीईआरटी पे, किस पेज में? 111। मेरे वाला में पुराना है ना बुक, तो थोड़ा इधर उधर है। हाँ मिल गया, चलो मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल लिए हुआ, तुम BCl3 लो या BF3 लो, जनरल ध्यान रखना एटम है आइडेंटिकल, 3 एटम हो ना बी पे तो जीरो हमेशा होगा, यहाँ ध्यान रखना होगा, यही क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ पे, ये बता दे तुम लोगों को। अगर हम पूछ दे BCl2 और AKF, अब म्यूनेट के बारे में क्या बोलोगे? जीरो होगा क्या? शेप वही रहेगा, ध्यान रखना, शेप क्लोरीन क्लोरीन, और जस्ट एक क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिए, एंगल भी वही रहेगा 120, एरो भी वैसे ही बनेगा तीनों का तीनों, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस। अब जीरो होगा क्या कोई बताओ? हाँ जीरो नहीं होगा। अच्छा हुआ हम इसको डिस्कस कर लिए, क्योंकि 120 में बॉन्ड वैल्यूज इनका डिफरेंट होगा,
तीन कोई फोर्स तुमको दे दे 120 पे 0 थोड़ी ना होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए। बीएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें चार्ज अलग होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस अलग आएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 4 न्यूटन का फोर्स है, और ये 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन। क्या इनका 0 होगा 120 पे रिजल्टेंट? नहीं होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब तीनों का तीनों एटम को भी सेम होना पड़ेगा। BF3 BCl3 ऐसा दे तब होगा μ0। अगर एटम्स डिफरेंट हो गया फिर उनका वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगा, भले 120 पे कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो पाएगा। 2 का cos 30 लोगे और 3 का cos 30 लोगे, डिफरेंट आएगा ना यार। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ध्यान रखना, इसलिए इसका 0 नहीं होगा। लिख लो यहाँ पे म्यूनेट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए BCl2F जो होगा वह एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। पोलर, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, पोलर होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये पोलर है मॉलिक्यूल, ये पोलर है, μ0 नहीं है, और इसका μ0 है तो नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। ठीक है, तो तुम हमेशा समझो, शेप बनाओ, थोड़ा सा वेक्टर सोचो, फिर से डायग्राम बना करके ऑटोमेटिक आंसर तुम्हारे सामने आएगा। अब यही देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, BCl3 है तुम्हारा, बोलेगा BCl3 और BCl2F में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? तो भाई इसका 0 है, इसका 0 नहीं, किसका ज्यादा होगा बोलो? तो तुमसे दो और से वैल्यू नहीं पूछेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि बताओ BCl2F का डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, इतना इंटू 10, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो इस तरह से ऑप्शन लिख देगा, द डायपोल मोमेंट ऑफ BCl3 इज लेस देन द डायपोल मोमेंट ऑफ BCl2F। लेस देन ग्रेटर देन पूछेगा, वैल्यू कहीं पूछेगा नहीं, कंपेयर करवाएगा तुमसे। क्योंकि कैलकुलेशन करवाने के लिए उसको वो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कितना कूलम्ब का है वो देना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ कितना वो देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, बड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करवाया जाता जनरल। क्वेश्चन ऐसे आता है, किसका 0 है, किसका 0 नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ 0 डायपोल मोमेंट, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। बोल देगा किसका डायपोल, नीचे में 4 ऑप्शन दे बोलेगा किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, हाई लो ग्रेटर लेस ऐसे करके क्वेश्चन आता है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते कंपैरिजन पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो इसका क्वेश्चन जब आए तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, कुछ दिमाग मत लगाओ, उस मॉलिक्यूल का जानते हो तुम, हाइब्रिडाइजेशन सीखे हो, शेप ड्रॉ करो, प्लस माइनस की तरफ वेक्टर ड्रॉ करो, थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट लगाओ, सोचो हल्का सा क्या कंपोनेंट वगैरह कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बोल दो 0 नहीं। एक एग्जांपल देखो एनसीईआरटी में दिए हुआ है NH3 और NF3। क्वेश्चन है NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हमें निकालना, हमें नहीं पता। ठीक है, चलो सबसे पहला शेप ड्रॉ करो सही से, जैसा होता है वैसा, वो गड़बड़ कर दी फिर तुम्हारा गड़बड़ आ जाएगा। सब लोग जानते हो NH3 का शेप कैसा होता है, बोलो नाम बोलो शेप का। ट्रायगोनल पिरामिड। हाँ ट्रायगोनल पिरामिड। ऐसा होता था, नीचे प्लेन में 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर भी है, समझ पा रहे हो ना? सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, क्लोरीन सेम तरीके का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ट्रायगोनल पिरामिडल इसका भी शेप होता है, और एक लोन पेयर इसमें भी होगा। अब कुछ नहीं करना, तो क्वेश्चन पूछा NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, वैल्यू निकालने को कभी नहीं आता। तुम वेक्टर ड्रॉ करोगे, देखोगे रिजल्टेंट कहाँ पे बढ़ने का चांस है, बढ़ने या घटने का चांस है, उसके हिसाब से जज किया जाता है, ना कि वैल्यू निकाले और फिर देखे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे नहीं होता है इसमें। अब ड्रॉ कर रहे हैं हम एरो। सब लोग जानते हो नाइट्रोजन ज्यादा लगने, माइनस यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, डेल्टा प्लस। हम दिखा नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो। तो प्लस से माइनस की तरफ एक एरो, ये वाला एरो, एक एरो ऐसा आएगा, एक एरो ऐसा आएगा, और
लोन पेयर का भी एक एरो आएगा जो लोन पेयर की तरफ होगा। 4 वेक्टर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। एक्चुअली ये डायपोल मोमेंट है, 4 अलग अलग डायपोल मोमेंट है, 4 फोर्स ही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा, सॉरी उल्टा ड्रॉ कर दिए ना, बोलो। नाइट्रोजन जी फ्लोरीन भाई। में नाइट्रोजन पे प्लस होगा। जी भाई, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही है, तुमको देखना है प्लस माइनस सही जज करना, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लोन पेयर का तो वैसे ही रहेगा, एटम से उसका चेंज होने वाला। अब तुम खुद देखो, चारों अगर तुम बॉन्ड ये वेक्टर्स का रिजल्टेंट लोग देखो, NH3 में सब सपोर्ट कर रहा है, सब एक ही तरफ जा रहा है वर्टिकली। जी भैया। इसमें देखो 3 नीचे है बट लोन पेयर इसके अपोजिट है, तो वो सब ट्रैक कर देगा, मतलब वैल्यू कम कर देगा, मतलब डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। था वैल्यू हमें नहीं निकालना, वेक्टोरियल जब सोच वही लिखा हुआ एनसीआर में पढ़ लेंगे। तो म्यू ऑफ NH3 is greater than mu of NF3। अब आता है क्वेश्चन कि अगर इसमें भी चारों बॉन्ड एक ही तरफ आता तो फिर कैसे कंपेयर करते, तो वैसा कंपैरिजन करने को एग्जाम में तुम्हें नहीं देगा, फिर वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। वैसा देगा जो लॉजिकली निकाला जा सकता है। अब ये भी चारों एक ही तरफ जा रहा है, ये भी चारों फिर तो डिपेंड करेगा उनका मैग्नीट्यूड कितना है उनपे, एक्सपेरिमेंटल बात हो जाएगा। तो वैसा तुमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो वैसा ही देता है जहां पे कंपैरिजन कर पाओ लॉजिकली, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी ना आंसर दोगे एग्जाम में यार। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ठीक ठाक कर लिए, लॉजिक में सीख लो इसका, ठीक है, ऐसे ही करके इसका क्वेश्चन। और दोनों का दोनों ध्यान दो, NH3 और NF3 दोनों के दोनों में म्यू क्या है, 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो दोनों का दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही नॉट इक्वल, तब तो कंपेयर करना तुम्हें पूछ रहा है। और एक 0 आ जाएगा, एक 0 नहीं आएगा, फिर तो वैसे ही बोल दो वो वाला भरा है जिसका 0 नहीं है। दोनों का दोनों नॉन 0 है। वैल्यू देखो एग्जैक्ट, देखो वैल्यू दिए हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी में, NH3 के लिए वैल्यू 4.9 × 10⁻⁻⁴ और इसको 0.8 दिए हुआ है। NF3 का कम है वैल्यू, देखो लगभग कितना का डिफरेंस है, लगभग 6 टाइम्स का डिफरेंस है डायपोल मोमेंट में। 0.8 करोगे तब आएगा तुम्हारा 4.8, तो 6 गुना डायपोल मोमेंट है NH3 का, NF3 का लगभग। अब यह वैल्यू भी ध्यान रहे तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, कोई ठीक नहीं है। यह स्टेटमेंट डाला सकता है ऑप्शन में कि द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली द 6 टाइम्स ऑफ NF3, डाल सकता है कोई, याद हो जाना चाहिए लगभग वैल्यू। अब वहां पे तुमको ये पता है इसका बड़ा इसका छोटा, लेकिन कितना ज्यादा, लगभग 6 गुना वैल्यू से देख सकते हो। तो ये सब तुमको कर सकते हो, यानी कि छोड़ देते, ध्यान में रहना चाहिए। 0.8 था उसका और इसका 4.9 था, फायदा ही होगा उसे, कहीं पे वैसा क्वेश्चन आ गया इन्फॉर्मेटिव तो। बट इंडिया वैसा करता नहीं है, बट कभी कभार कर दे तो फायदा रहेगा, इससे अगर ध्यान रखा। ठीक है, तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट का डिस्कशन खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। तो हेडिंग देखो एनसीईआरटी में डायपोल मोमेंट नहीं लिखे हुआ है, देखो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स लिखे हुआ है, देखो तो एनसीईआरटी में देखो तो सेक्शन में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, और उसके अंदर वो जाकर डिफाइन किया, वो हेडिंग को नहीं रहा डायपोल मोमेंट, मतलब बोल रहा कि पहले बॉन्ड का पोलैरिटी देख रहे हो, उसी का तो रिजल्टेंट ले रहे हो, तो तुम बोल रहे हो नेट डायपोल मोमेंट, इसलिए बॉन्ड से स्टार्ट। फर्क पड़ता नहीं, तुमको समझ में आना चाहिए टॉपिक क्या एनसीईआरटी में लिखो से क्या फर्क पड़ता है, नाम से नहीं फर्क पड़ता, तुमको उसका मतलब पता होना चाहिए बस। तो फुली लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है, डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चन इस पे हम खोजेंगे अच्छा अच्छा डायपोल मोमेंट खास करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जानते हो इतने क्वेश्चन कभी बार आ जाता है सीधा सीधा, और सिर्फ इतना से तुम्हारा बन जाएगा, डायग्राम बनाओ खट से सॉल्व हो जाएगा। फ्री का नंबर होता है ये सब टॉपिक का क्वेश्चन, किसी टॉपिक से लिंक नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है, मतलब तुम आज का सिर्फ लेक्चर पढ़े हो, सिर्फ इस लेक्चर से 4 नंबर तुम्हारा फाइनल एग्जाम में आ रहा है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन क्या करता है, 3 टॉपिक 4 टॉपिक को मिला मिला के पूछता है, खासकर जेईई एडवांस की अगर बात करें तो। जेईई एडवांस में डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन सब डायरेक्ट आए हुआ है, तो बता डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुआ, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट या लीस्ट डायपोल मोमेंट, या कौन नॉन पोलर ऐसा कर करके। मोर देन 1 ऑप्शन नहीं पूछा सकता, इस पे 4 मॉलिक्यूल दे देगा, कौन कौन पोलर हो सकता है, 4 में से 2 पोलर हो, तो दोनों पे टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन यहाँ हो जाता है खत्म। अब यहाँ जस्ट एक देख लो, हम सब तो बता दिए, पूरा कहानी खत्म कर दिए, बट यूनिट का बात ही नहीं किया जो हम लोग यूज करते हैं डायपोल मोमेंट का केमिस्ट्री में। देखो क्या यूनिट
क्या यूज करते हैं केमिस्ट्री में? डी बाई लिखा हुआ भाई लिखा हुआ है। SI यूनिट तुमको बता दिया कूलम मीटर, बट केमिस्ट्री में कूलम मीटर नहीं यूज करते हैं क्योंकि कूलम मीटर बहुत बड़ा है और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल में, तो कोई छोटा यूनिट यूज करते हैं, सीजीएस यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग। फिजिक्स में SI यूज करते हैं बट केमिस्ट्री में सीजीएस यूज करते हैं, जैसे उसको लिख लो। मतलब सब कुछ खत्म कर लिया, यूनिट का बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में करना चाहिए था हम लोग, बट ठीक है कोई नहीं। यूनिट ऑफ म्यू, डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस। SI यूनिट ऑब्वियसली सब लोग बता सकते हो। अगर SI यूनिट का बात करें तो कूलम मीटर, और जो हम लोग सीजीएस यूज कर रहे हैं, मोस्टली करेंगे केमिस्ट्री में करते हैं, वो है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, कूलम्ब का सीजीएस यूनिट क्या होता है, किसी को पता है क्या? 10th क्लास में पढ़े होगे। ESU होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब। और डिस्टेंस का क्या लेंगे सीजीएस में? सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो ESU सेंटीमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी को जस्ट साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया गया, जो डायपोल मोमेंट का कांसेप्ट केमिस्ट्री में ये किए थे, इसी को बोलते हैं DY। कैपिटल DJ डिनोट करते हैं, पूरा फुल फॉर्म है इसका DY। साइंटिस्ट का नाम ही है, देखना उसमें दिया होगा NCERT में। ठीक है, अब तुम लोग का काम ये है, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकालना खुद से, सीजीएस और SI यूनिट में। ठीक है, इक्वेशन 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू कितना ESU सेंटीमीटर होगा। ठीक है, खुद से निकालना, वैसे बोलोगे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, खुद से निकाल सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो खुद से। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, क्या केमिस्ट्री न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें, होता है ये, चेक करना एक बार खुद से। अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू द पावर 9 DY होता है। तो देख सकते हो SI यूनिट कितना ज्यादा बड़ा है सीजीएस से, 10 टू द पावर 9 टाइम्स ज्यादा बड़ा है सीजीएस से। तो बहुत का गैप हो जाता है SI और सीजीएस में। और रीजन ये भी है, चूंकि बॉन्ड में चार्ज बहुत कम होता है, डायपोल मोमेंट बहुत कम आने वाला है, इसलिए लोग सीजीएस यूज करते हैं केमिस्ट्री में, ज्यादातर डायपोल मोमेंट निकालते हैं। और फिजिक्स में हम लोग कूलम मीटर ही मोस्टली यूज करते हैं, जो 12th में तुम फिजिक्स में पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके साथ हो जाता है डायपोल मोमेंट फिनिश। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मंडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे।